अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे अरकान कौमी असम्बली जो पीटीआई के हैं उनके इस्तीफ़ों के मामले को। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे हैं कि पीटीआई अरकान कौमी असम्बली राबता कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये भी चाहते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं वो ना दें। और इसके बरक्स अगर बात की जाए फवाद चौधरी की और पीटीआई की, तो उनके रहनुमाओं का ये कहना है कि हमारे जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने ऐवान में खड़े होकर बाकायदा इस्तीफ़े दिए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का इसरार किया जा रहा है, जिस पर स्पीकर जो हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ज़ाती हैसियत में अलग अलग मुलाकातें करना चाहता हूँ और रूल्स के मुताबिक सब मेंबरान से अलग अलग मुलाकातें होंगी। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़े अपने हाथ से लिखे हुए नहीं हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कवायद के मुताबिक हर मेंबर का अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखना ज़रूरी है। जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता फ़िलहाल नहीं हो रहा और इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे नाजरीन कि जैसा कि कोई ये बात बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, माशी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और माशी चैलेंजेस भी हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की खबरें गर्दिश भी कर रही हैं, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ खबरें ही हैं और इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्ट ना होगा और ना ही हम इसको डिफ़ॉल्ट होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और यही नहीं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है और मुल्क की टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आइंदा 10 रोज़ में अहम फैसले हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। लास्ट में हम बात करेंगे नाजरीन के बिलावल भुट्टो की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ये कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट में आएँ और बैठकर जो है तमाम तर मामला तय करते हैं, जो भी फैसले करने वहाँ पर होंगे। अगर आप अपने आप को जमहूरी कहते हो तो पार्लियामान में बैठो और काम करो, असम्बली में आओ, फिर सियासतदान आपसे बात करेंगे। अगर 6 सड़कों पर कलअदम तंजीमों के साथ घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, जिसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा, कमर चीमा और नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं सज्जाद मीर साहब की जानिब बढ़ूंगी और उनसे बात करूंगी। सज्जाद मीर साहब, पीटीआई अरकान कौमी असम्बली राबते कर रहे हैं, क्या स्पीकर कौमी असम्बली का ये दावा दुरुस्त है? वैसे ये दुरुस्त होना ही चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे अरकान ऐसे होंगे, उनकी ख्वाहिश तो होगी कि वो इस्लामाबाद जाके जो करते रहें और वो तमाम रात जो उन्हें आयश की, सफ़र की कोशिश होगी जो एमएनए हासिल करते हैं, वो हासिल करते रहें। और भी नहीं चाहता कि सीट होगा उस वक्त पे वापस जाके इलेक्शन, अगर कहा जाए उन्हें जब जनरल इलेक्शन में कदमा बाकी है, ऐसा 14 के दर्जे में भी कई दिन इस्तीफे पड़े रहे, कई दिन कहते रहे कि इस्तीफे मंजूर हो गए, नहीं हुए, करता नहीं स्पीकर। फिर आकर ये हुआ कि वो लोग असेंबलियों में आके बैठ गए और काम शुरू कर दिया। आज भी अगर कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में आके हम अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, शाह महमूद कुरैशी के इस बयान को इस तरह पेश किया जा रहा है गोया वो आमादा है कि असेंबलियों में आए और काम करें, लेकिन शायद इसका ये मतलब उनका कहने का नहीं था। वो अपनी जोर बयान में ये कहना चाहते थे कि हम तो हुकूमत से ताउन करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि इन मामला पे मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन वो ही नहीं चाहते। वो ये बात कहना चाहते थे। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि लोग जाकर स्पीकर को अलग अलग से इशारे नहीं दे रहे होंगे कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, तो ये अनहोनी बात नहीं है। पंजाब में ऐसा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हो रहा है, जहां इमरान की टोटल कंट्रोल है, वहां ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं। बात के होने का मतलब ये भी नहीं है कि गोया पीटीआई जो है वो जिस लाइन पे चल, मैं मेरे ख्याल में पीटीआई भी नहीं चाहती कि वो असेंबलियों से बाहर आ में। इमरान को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि अब मुझे मुश्किल है। वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें शक पड़ा है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी, वो इस हुकूमत के तो यकीनन खिलाफ होंगे। वो ये चाहते होंगे कि अगर इलेक्शन 10 महीने के बाद भी होता है तो हो जाए, और उस वक्त भी उनको यकीन है कि वो जीत जाएंगे। सिर्फ उनका ये ख्याल है कहीं वक्त के साथ साथ उनको नाअहल करने का और या उनको जेल में डालने का कि प्रोसेस शुरू ना कर दिया जाए, इस डर से कोशिश करें तो लग जा। उनकी बेचैनी हमेशा से रही है कि जल्दी वो पावर में आए, जल्दी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उससे पहले से भी सोच रहे थे, उसके बाद भी सोच रहे थे,
मुशर्रफ के साथ उनकी जो डायलॉग हुए थे और जहां इख्तलाफ पैदा हुआ था, वो कितनी सीटें मांग रहे थे, इनको जी। कितनी दी जा रही थी, सारी कहानियां अब तारीख का हिस्सा है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि बहुत से मेंबर को जाकर ये कहते हो कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं करना। ठीक, सना मिर्जा क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग यकीनन राब्ता कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है इस मर्तबा हमें पीटीआई की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ज़रा हुकूमत की बात भी कर लेनी चाहिए। सही। राजा परवेज़ अशरफ साहब से मेरा सवाल है कि आखिर उन्होंने इससे पहले माज़ी में जो 10-12 पीटीआई के मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे, आखिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में किए थे? क्या उस सही। वक़्त उन्होंने उन तमाम लोगों को फ़र्दन-फ़र्दन बुलाकर उनसे पूछा था कि आया ये इस्तीफ़े आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं? इस मर्तबा आपको ये आइन और तरीक़ाकार क्यों याद आया? हम हमेशा बात करते हैं कि क्या आइन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं? मेरी नज़र में इस वक्त ना तो हुकूमत और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के मुताबिक काम कर रही है। और सही। बिल्कुल उसी तरह राजा परवेज अशरफ साहब भी इस वक्त हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। या तो उन्होंने पहले आइन के बरखिलाफ इस्तीफे मंजूर किए या फिर इस मर्तबा वो आइन को इस्तेमाल करते हुए इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे हैं और सही। जानबूझकर डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। अगर मैं पंजाब असेंबली की बात करूं तो पंजाब असेंबली का हवाला मैं इसलिए दूंगी कि वहां पर इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स विफाक से भी ज्यादा है। अगर आपको याद हो तो जून से पहले गवर्नर की तरफ से इजलास पंजाब असेंबली का बुलाया गया था, जो कि एक होटल में बुलाया गया था। उसको आज तक प्रोवोक नहीं किया जा सका, वो आज तक इजलास अपनी जगह कायम है। उसके बाद स्पीकर सूबाई असेंबली को इजलास बुलाना पड़ा, जो कि जून से लेके आज तक चल रहा है, वो भी एडजर्न हो जाता है, उसको भी मुकम्मल खत्म नहीं किया गया। उसके सही। बाद अब एक तीसरे इजलास की बात की जा रही है, जो कि 11 जनवरी को बुलाया जाएगा और जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब ने लेना है। तो सही। आप मुझे बताइए कि क्या 2 इजलासों के होते हुए तीसरा इजलास होना, क्या ये आईनी तरीकाकार है? उसके बाद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर मैं आऊं तो जहां खान साहब 2 दिन पहले ये कहते हैं कि जी मुझे ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में होते हुए नजर आ रहे हैं, आज वो कहते हैं कि जी मुझे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, मार्च और अप्रैल में मैं इलेक्शन देख नहीं रहा हूं। देख नहीं इस रहा। सारे सिनेरियो में जो हमारा आइन है, जो तरीकाकार है, जो कानून है, वो बहुत पीछे जा चुका है। सही। हम इस बहस में पड़ चुके हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक तरीके से लिया जा रहा है या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो लीगल है। सही। स्पीकर सूबाई असेंबली सहाफियों से चलते चलते गुफ्तगू करते हैं, वो रूलिंग बन जाती है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ना तो हुकूमत और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी लीगल तरीके से नहीं चल रहा, कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक, कमर चीमा साहब क्या कहेंगे? जी देखिए मुझे तो ऐसे लगता है कि पहली बात तो यह है कि जैसे सिना मिर्जा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि इस्तीफे एक्सेप्ट करने हैं तो पहले ही कर ले। ये रहता रहता बुलाने वाली क्या बात है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट परेशान है कि अगर ये इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाए तो वो जो इमरान खान उसमें ना आ जाए। उनको ये भी खतरा है कि अगर इमरान खान हर तरफ से इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं और वो ये ना हो कि इमरान खान ही हर तरफ से इलेक्शन पे खड़े हो जाएं। और क्योंकि इमरान खान जो है वो एक मोमेंटम डेवलप करना चाहते हैं कि शायद मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए, शायद वो इतने पॉपुलर हैं कि अगर वो पूरे पाकिस्तान से ही वो जीत सकते हैं, तो वो बेसिकली इन रिटर्न एस्टैब्लिशमेंट पे भी प्रेशर डालना चाहते हैं कि भाई देखो ये इमरान खान आज अगर पूरे पाकिस्तान से भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो ये हर तरफ से जीत जाएगा। ये जरूरी नहीं है पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान हो, सो इमरान ही पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है। सो इमरान खान को इस चीज का अंदाजा है ऑन द कोर ऑफ इट्स हार्ट कि ये इलेक्शन जो है ये कहीं अक्टूबर तक ही होने, नवंबर में ही होने अगले साल, लेकिन वो सिर्फ एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, वो एक एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहते हैं जिसमें वो ये कह सकें लोगों को कि मैं पॉपुलर लीडर हूं। देखें, और ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर अगले इलेक्शन में समहाउ इमरान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो नहीं इलेक्शन लड़ पाते क्योंकि बहुत सारे केसेस खुले हुए हैं, तो ये भी कहेंगे देखो सबसे पॉपुलर बंदे को फायर कर दिया। सो इमरान खान का जो टारगेट है वो ये नहीं है कि उनको टिफो की तो कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका नेक्स्ट टारगेट है उस टारगेट को सामने रख सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों के अंदर तासुर जाए कि देखो मुझे तो असेंबलियों की पता नहीं है, मैं तो दोबारा अगर इलेक्शन लड़ता हूँ मैं तो देख जीत जाऊंगा, ये पीछे हट रहे हैं। इसी फवाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देखो जनाब स्पीकर भाग गया, आप देखो ना जी हम तो आए हैं, स्पीकर ही भाग जाते हैं। सो ये जो इमरान खान की जो कोर सपोर्टर है उनको इस तरह के अल्फाज, इस तरह की अल्फाजी, इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं और फिर वो सोशल मीडिया के पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलती हैं और पता चलता है देखो हमारी पार्टी आज भी जो है ना वो एक्टिव है और हाइपर एक्टिव है और वो देखो किस तरह गवर्नमेंट का मुकाबला कर रही है। सो असल चीज मेरा ख्याल है ये नहीं है, असल चीज ये है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में
ये जो चीजें फैसला नहीं करेंगी, फैसला ये करेंगी कि ये जो केसेस है इमरान खान के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड मुल्क का फ्यूचर, क्योंकि इमरान खान साहब बातें बहुत करते हैं, उनके पास प्लान होता कोई नहीं है, और जिस तरह की पोजीशन अभी चल रही है, उनके जी पास क्या इकोनॉमिक विजन है, उनके पास कौन सी टीम है, किस टीम के साथ क्या करना है। पिछली दफा तो जनरल बाजवा पूरी दुनिया में जाके उनके लिए पैसे मांगते थे, अब कौन मांगेगा? अब तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं जाएंगे ना। सो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं जो पूछनी पड़ेगी, और ये जो बातें की जा रही हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की, ये भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे मसला सियासतदानों को ही हल करना है, और इन्हीं को हल करने दें, कोई और खुदारा तजर्बा ना करें। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सियासतदान खुद जी इसके नसीम साहब। जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ जो है हम इस्टेब्लिश, आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया के किसी भी मुल्क में उसके बगैर हुकूमतें नहीं बनती, हुकूमतें इसी तरह चलती हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, उन्होंने कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से आजकल कोई रवाबित नहीं है। इसका मतलब है कि आजकल इमरान खान साहब को बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनको जो बाहर से इतला मिलती है वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं। दूसरी बात यह कि असेंबली में जो इस्तीफ़ों की आप बात कर रही थी, इसमें देखें हुकूमत का सरासर कसूर है। अगर शुरू में एक बात हुई थी कि इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े दिए गए हैं, तो पहले उन्होंने सिलेक्टेड इस्तीफ़े, जहाँ पे पीटीआई बड़े कम मार्जिन के साथ जीती थी, उनको उन्होंने डिक्लेयर किया उन इस्तीफ़ों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी भी मेंबर को नहीं बुलाया। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पीटीआई के जितने भी मेंबरान थे उनके इस्तीफ़े उनको बुला के, उनसे लिखवा के, उनसे मंजूर करवाती। क्योंकि आपको लियारी वाली मिसाल आपके सामने है, जहाँ पे ज़मीनी इंतखाब भी जो है उसका ऐलान हो गया था, लेकिन पीटीआई के मेंबर ने हाई कोर्ट में अपील की कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, और फिर उनका इस्तीफ़ा वापस भी हो गया, उनकी सीट भी बहाल हो गई। तो जो लोग इलेक्शन में इतने पैसे खर्च करके, आवाम से वादे करके आते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी टर्म पूरी करें, अपने आवाम की खिदमत कर सकें, अपने हल्कों में काम कर सकें, ताकि दोबारा जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उनकी कोई ना कोई पोजीशन होनी चाहिए। अब पीटीआई में इमरान का यही मसला है कि तकरीबन 7-8 महीने हो गए, वो ना तो असेंबली जा रहे हैं, ना वो हल्कों में ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि हल्के वाले उनसे यही कहेंगे कि भाई आप काम करें। तो ये गू की एक कैफियत पूरे मुल्क में फैली हुई है। पंजाब असेंबली में भी कई लोग, मेरी कुछ एमपी से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक पीटीआई का था, उनका यही कहना था कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त हम इस्तीफ़े दे के पहले से घर चले जाएं, और फिर कुछ जो मेंबरान हैं उनको ये भी श्योरिटी नहीं कि उनको नेक्स्ट टाइम टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तमाम मामलात को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करना पड़े, क्योंकि मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, मईशत जिस तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है। कल भी एक कंपैरिजन आया था जिसमें तकरीबन 176 अरब डॉलर के करीब बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं, 536 अरब डॉलर भारत के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं डॉलर्स में, और जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 7,000 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारी इकॉनमी कितनी नीचे जा चुकी है। अभी मेरे भाई कंवर चीमा ने बात की कि इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उनके पास कोई इस वक्त फार्मूला मौजूद नहीं है कि वो हुकूमत में आएंगे तो फौरी तौर पे क्या करेंगे। शैडो कैबिनेट बननी चाहिए, मईशत के ऊपर भी बात होनी चाहिए, और तमाम सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए कि वो मईशत का कोई ना कोई हल निकाले। मिल बैठ कर ही इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। पीटीआई कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों के मामले पर ही गुफ्तगू हो रही थी। एक जानिब देखा ये जा रहा है कि वो कहते हैं कि इज्तिमाई जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए जाएँ, दूसरी जानिब स्पीकर ने मिलने से इनकार कर दिया। आज मुलाकात होनी थी लेकिन आज मुलाकात भी नहीं हो सकी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। माशी मुश्किलात का सामना है मुल्क को, माशी चैलेंजेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का ये कहना है कि माशी मामलात मुश्किल मगर कंट्रोल में हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्या इसहाक डार का ये बयान दुरुस्त है? यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। जी देखिए, इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं, मैं कहती हूँ ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है?
मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा ऐसे नहीं हो सकता कि एक तो हमारे दोस्त ममालिक हमें नहीं छोड़ेंगे और हम ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में उनका सपोर्ट, उनका साथ जो है वो हम ले सकते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब से हटकर भी इस वक्त जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं, क्योंकि जो माशी मामलात हैं, आपको पता है फॉरेन अफेयर्स और माशी मामलात, डिफेंस के अलावा भी स्टैब्लिशमेंट का उनके ऊपर असर रहा है। लेकिन हमारा मुल्क डिफॉल्ट किन सूरतों में कर सकता है उसके ऊपर मैं क्विकली जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, अगर हमारा IMF से जो नवा राउंड है ये कामयाब नहीं होता तो फिर हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारा गर्दिशी कर्जा जो कि तकरीबन 2,500 अरब पे पहुंच चुका है वो कम नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कल बड़ा क्लियर कह भी चुके हैं कि ये गर्दिशी कर्जा जो है वो अपने उरूज पर इस वक्त मौजूद है। अगर हमारी जो डॉलर की गैर कानूनी स्मगलिंग है अफगानिस्तान के रास्ते, इसको अगर हम नहीं रोक पाते तो फिर हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। सनतों को अगर हम कोई रियायतें नहीं देते हैं तो भी इससे हमारा जो सनती स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हम बिजली गैस की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो इंटरनेशनल मार्केट्स में 40 से 50% के करीब रेट्स कम हो गए हैं, अगर हम उसको अपने अवाम को मुंतकिल नहीं कर पाते हैं और वो फायदा नहीं उठा पाते हैं उन चीजों से, तब भी हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। ये छोटे छोटे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्या वजह है कि 2022 में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के लोगों की रही वो डॉलर्स में और सोने में रही। सोना अपनी रिकॉर्ड सतह पर क्यों पहुंचा? इसलिए क्योंकि हमने सेफ इन्वेस्टमेंट की। हम ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाह रहे थे जिसमें हमारा पैसा डूब सकता हो। क्या वजह है कि दुनिया में IT सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपोर्ट्स में होती है, लेकिन हमारे यहाँ डॉलर्स में, सोने में और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसलिए की जाती है ताकि लोग अपने पैसे को प्रिजर्व कर सकें। लेकिन उससे ड्रॉबैक ये होता है कि जो पैसा होता है आपका वो पाकिस्तान के अंदर ही रहता है, आप इंटरनेशनली डॉलर जो है वो नहीं मंगवा पाते। दुनिया भर के जो उसूल है इन्वेस्टमेंट्स के, अगर हम उनको अडॉप्ट कर सके उस मॉडल को, अगर हम टेक्नोलॉजी में, IT में इन्वेस्ट करें या इसके अलावा हम दीगर इंटरनेशनल सेक्टर्स में, एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट करें तो हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। असल इशू ये है कि इसहाक डार साहब की जितनी पॉलिसीज थी, जितनी बातें थी वो हवा हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको ये अंदाजा नहीं था कि खान साहब उनके लिए क्या गड़ा खोद कर गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अफलातून इमरान खान साहब के पास मौजूद था, वैसे ही नवाज शरीफ साहब के पास भी एक सुखरात मौजूद है। जब तक ये लोग इस वक्त इन पॉलिटिशियंस, इन लीडरशिप के पास रहेंगे तब तक शायद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी तो बहुत दूर की बात है, पॉलिसी की शक्ल में भी कामयाब नहीं हो सकेगी। ठीक, कमर चीमा साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो बातें इसहाक डार कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, मैं एक चीज समझता हूं कि हर मसले का एक ही हल है और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये जो मुआशी मामलात हैं, जब लोगों को ये पता चलता है, आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान ने इस साल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अभी किया है, मुल्क के अंदर जो सियासी अफरा तफरी हुई है, क्या उसका इकोनॉमी पे कोई असर नहीं है? क्या उससे अब आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान गए तो डॉलर जो था वो अगर 22 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, अभी 6.1 पे क्यों आ गए हैं? ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो राइज ऑफ TTP है इन पाकिस्तान अगेन, या बलोचिस्तान के लोगों की आप बात नहीं सुनेंगे, वहां पे वो हिदायतुर रहमान साहब लगे हुए हैं और क्योंकि वो बलोचिस्तान है और वहां पे क्योंकि ज्यादा उस तरह चीजें नहीं दिखाई जा रही, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है? हर चीज जो है वो अपना एक उसका एक इंपैक्ट होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक चीज पे सरवाइव करेगी, जब सारे सियासतदान पार्लियामेंट में होंगे, बिजनेसमैन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होगा वो सियासतदान बैठे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि आधा पाकिस्तान के सियासतदान मुल्क की टांग एक तरफ खींच रहे हो और आधे सियासतदान और तरफ भाग रहे हो। तो इस चीजों से जो है वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसहाक डार अकेला कुछ नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ के पास कोई फॉर्मूला अकेले नहीं है और ना ही इमरान खान साहब के पास कोई अकेला फॉर्मूला है। द क्वेश्चन इज कि जब असेंबली में सारे सियासतदान बैठेंगे, and this will be a messaging to the IMF, this will be a messaging to the local businessmen, to the regional businessmen, and then आपको एक मैसेज जो है वो अफगानिस्तान को भी देना है, जिसके प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हम असल इश्यूज पे बात ही नहीं करते। हम इमरान खान ने ये कह दिया, जरदारी साहब ने ये कह दिया, बिलावल ने ये कह दिया, जो कोर हमारे इशू हैं उनके ऊपर कहां डिस्कशन होती है? क्रेट पॉलिटिशियन के चंद पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर बंद दफ्तरों में बात करेंगे या खुलेआम पब्लिक को पता चलेगा कि क्या मामला चल रहे हैं? सो ये जो मुल्क के मुआशी मामलात हैं, इसका किसी के पास कोई हल नहीं है, सिर्फ एक ही हल है,
सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ जाएं और इमरान खान साहब ने 8 महीने जो नुकसान किया है ना पाकिस्तान की इक्तिसादियात का, ये ना समझें कि मुल्क के अंदर हुकूमत मौजूद है। इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इनके साथ अपोजिशन साथ ना हो। आप सिर्फ ये कह दें मुझे निकाल दिया गया है और देखिए तुमने हालात पैदा किए जी। ये हालात इनकी नालायकियों की वजह से भी, जो मिस गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, हर वक्त कहा लूटे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, फलान है, उसका भी नुकसान सही। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आना नहीं चाहते। वो कहते जी। मैं तो आऊंगा सिर्फ वजीर आजम के तौर पे, इसके अलावा तो मुझे पार्लियामेंट कबूल नहीं। ठीक ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट की बात हो रही थी कि असेंबली में तमाम लोग आएंगे, मेरा ख्याल से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमर चीमा साहब भी प्रेस गैलरी में बैठते थे, मैं भी जाके देखता था। असेंबली की तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, हमेशा लड़ाई, गालम गलौज, कागज़ फाड़ के फेंक रहे होते। क्या हमारी असेंबली ने डिलीवर किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। ये जो स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी वाली बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जब 99 में मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगा था, उसके बाद 2008 तक जो कंटिन्यूटी थी, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान में कितना बूम भी आया और कितने उस वक्त बिजनेसेस थे, हालात बेहतर थे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उनकी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता। वजीर आजम को रोज़ाना कोर्ट में बुलाया होता था और एक ख़त का जिक्र हो रहा होता था। फिर उसके बाद परवेज़ अशरफ साहब आ गए। फिर जब 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट आई तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली के पावर के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया बिजली के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर। लेकिन उसके बाद पनामा आ गया, फिर एक सियासी गवर्नमेंट को जो है चलने से रोका गया, अफरा तफरी मचाई गई। इसी तरह इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई है तो आप देखें कि हमारी इकॉनमी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उस वक्त जिस तरह की इकॉनमी उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने मिल के बेशक तजुर्बात किए, लेकिन मेहनत की। और अगर आप पिछले साल तक आए, अप्रैल से पहले तक देख लें, तो हमारी फैक्ट्रीज ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया था। हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई थी, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई थी, रेमिटेंसेस बेहतर आ रही थी। मेरा मतलब है कि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी चीज़ों के अंदर, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल नहीं होगा, तब तक मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अभी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने 8 महीने में मुल्क का क्या असर किया है। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान क्या कर रहे थे? जलसे जुलूस कर रहे थे ना। और हुकूमत के बकौल तो 5000 लोग होते थे या 10,000 होते थे। तो इस तरह के धरने और लॉन्ग मार्च तो पीटीआई दौर में भी हो रहे थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीमा साहब की ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को अपनी हुकूमत के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए कि सुबह एक वजीर आता है, इमरान खान की रट लेके बैठ जाता है, दूसरा वजीर आता है, घड़ी का मामला डिस्कस करता है। इनको अपनी वजारतों में कोई काम करने के लिए नहीं मिलता कि ये पाकिस्तान को, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करें। ये कहते हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आए कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था। यानी कि जब 22 अरब डॉलर के ज़र मुबादला मौजूद थे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाने वाला था। माशाल्लाह 13 जमातों का और तजुर्बेकार लोगों का इत्तेहाद वापस आया। अपने केसेस तो वापस करा लिए, नैब को डिसेबल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इकॉनमी बेहतर नहीं कर सके। अगर 22 की बजाय वो 25 अरब डॉलर पे भी ज़र मुबादला ले जाते तो हम यही कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इन्होंने हुकूमत आके संभाली है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये वो 22 से 7 अरब पे ले आए और वो भी हमारे पास उधार का पैसा है, सऊदी अरब का, यूएई का, चाइना का। तो बात यह कि जब 13 जमातों से भी मिलकर हुकूमत नहीं चल रही और जो फॉरेन इन्वेस्टर है या लैंडर्स है वो ये भी देखते हैं कि ये एक इतना बड़ा इत्तेहाद बना हुआ है, इसमें किसी का भी कोई मंशूर सामने नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन बेहतरीन हल है। इलेक्शन करे ताकि अवाम दोबारा से अपने मुंतखब नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजें और खुदारा असम्बलियों में बैठ के कोई काम करें। पीटीआई तो गायब है कौमी असम्बली से, लेकिन अगर आप अभी भी जाके इजलास देखें तो उसमें 10-15 लोग बैठे होते हैं। ये सीरियसनेस आप देख सकती हैं कितनी है पीडीएम की, जो इस मुल्क को बचाने आए थे, दिवालिये से निकालने आए थे। उनकी सीरियसनेस आपको कौमी असम्बली में पता चल जाएगी उनकी प्रेजेंस से। ठीक है, सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे आप? माशी चैलेंजेस का तो सामना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माली इमरजेंसी भी लग सकती है, ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसहाक डार का ये बयान कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, क्या दुरुस्त है? ये बयान तो दुरुस्त है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। तो आदमी जो आप वो
मुल्क आईएमएफ में मौजूद होता है वो डिफॉल्ट आसानी के साथ नहीं हुआ नहीं करता। हुआ करता, और फिर हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, उस लिहाज से हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे और कोशिश भी करेंगे कि उससे बच जाए। सही। लेकिन क्या इससे मुल्क की मईशत समझ जाएगी, सुधर जाएगी? सुधरी हुई है, मसाइल नहीं है, ये बात गलत है। मसाइल हैं और इसका रात को इसाकदार भी करते हैं। इस वक्त मुल्क की जितने भी हमारे तीनों साथियों ने बयान किया, अपने अपने एंगल से जो भी गुफ्तगू की, उनमें सारी बातें दुरुस्त है। आप किसी पर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इमरान के ज़माने में जो कुछ हुआ था वो ये हुआ था, नवाज शरीफ ने ये किया था, फलान, ये कुछ कर सकते हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन हमारी मईशत जिस टेढ़े दौर में दाखिल हुई है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो हमारी उन लोगों का किया गरा है जिन्होंने सन 16 के बाद 17 में ये क्राइसिस पैदा किया, जो एक सियासी क्राइसिस था। और वैसे इसाक डार जब छोड़ के गए थे, उस वक्त भी हमारे रिजर्व जो थे शायद 22 अरब से भी ज्यादा थे, 22 बिलियन से भी ज्यादा थे। कोई ऐसी बात नहीं थी। हम कर्जे उस वक्त 19 अरब थे और अब कितने? ये सारे देख रहे हैं ना। अब उस वक्त जीडीपी क्या थी, अब जीडीपी क्या है? एक साल के अंदर जो 6% ग्रोथ रेट था, 5.8%, वो -1 पे आ गया था कोरोना से पहले। तो बात ये है कि ये मुझे इस बात की कोई तवक्को नहीं है कि इमरान के पास कोई ऐसी टीम है जो कोई गिमिक्स लगा सके। इसके कि वो पुराना इस मामले को जानते हैं, समझते हैं, शायद उससे कुछ हल निकाल सके। लेकिन वो भी ओवर कॉन्फिडेंट होके अमेरिका में डेस्क वर्क करके चले आ रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जाहिर है ये उनके बस का नहीं है। मुझे उस इकोनॉमिस्ट की तलाश है पाकिस्तान में। इकोनॉमिस्ट ना हो, ये बैंकर ही हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, कोई हो जो वो विजन के साथ मुझे बता सके कि शॉर्ट टर्म पाकिस्तान के मसले का हल क्या है। ये आपको मिलकर बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैसे पार्लियामेंट बैठे मुझे नहीं पता भाई, पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो फिर वो आपको वही बैठाएंगे जो बैठाया करते हैं। और उनको भी अब पता चल गया कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है। उनको भी अब समझ आ गई है कि मईशत कैसे की सूरत हाल कहाँ पहुंची हुई और कहाँ नहीं पहुंची हुई। कोई मामूली बात नहीं है कि एक हम एटमी ताकत है और डिफॉल्ट के किनारे पहुंचे हो गए। दुनिया में इसीलिए शायद होने देगी। और अफगानिस्तान का मसला जब जिक्र हुआ है, यकीनी तौर पर हमारे इस वक्त के क्राइसिस में बहुत बड़ा हाथ है। डॉलर सारा वहां जा रहा है, गंदम हमारी सारी वहां जा रही है जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, यूरिया खाद जो हम सब्सिडाइज करके देते हैं वो वहां जा रही है जी। और इसके अलावा वहां ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर वो सारा पैसा पाकिस्तान, वो सारा माल पाकिस्तान वापस आता है। और सिर्फ उसका मतलब ये होता है कि वो उसमें कस्टम ड्यूटी अदारी की जा रही, क्योंकि हम एलसी कोड पे डायरेक्ट माल आ नहीं रहा। लोगों ने कुछ सिस्टम बना लिया है, उनकी ये पहले ट्रेड तो चल रही है, लेकिन हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता उसके बदले में। और हमारी जो एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी वो यकीनन एक प्रॉब्लम थी। अब ये किसी ने दुरुस्त कहा था कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं है, ये लोन बेस्ड इकोनॉमी है। और लोन बेस्ड इकोनॉमी इस वक्त हमें किसी ना किसी तरह 3-4 साल एक पूरी प्लानिंग के साथ गुजारने हैं और डिफॉल्ट से बचने के लिए। लेकिन इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हमें कुछ और बहुत कुछ करना है। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास कपास नहीं है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी एक्सपोर्ट पैदा करती थी जी, वो उसी शक्ल में बाकी रह सके। हम खरीद सकते कि हम एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर सके कि मिले बंद ना हो। ठीक सर। और ये बहुत बात है, इसको आसानी से ना लिया जाए कि सब ये बहुत सोच जी ठीक का काम है, उसी फ्रस्ट्रेशन का नाम है। ठीक, तो माशी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। महंगाई उरूज पर है, मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ आगे आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने की आखिरी वार्निंग दे दी है। ये दावत है या धमकी, इसी पर बात करूंगी सज्जाद मिर साहब आपसे। सज्जाद मिर साहब बताइएगा, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में आकर बात करो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। असल में दावत भी है, धमकी भी है, दोनों तरफ की बातें हैं। उनको अंदाजा है कि इमरान खान उस फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से बातें जो मुमकिन हो सकती हैं। उनको गिरफ्तारियों का डर दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है
आपके घर तक सारी बात पहुंच सकती है, आपकी सलाह भी हो सकती है। एक तरह से वो उस नक्शे को खींच रहे हैं जो ऐसी सूरत में कि अगर सियासत आगे नहीं बढ़ती तो पेश आ सकते हैं। इसका इमरान खान को अंदाजा है, जिसका इमरान खान को डर है, और जो यानी कुछ बाज़ लोगों के अंदाजे के मुताबिक, मुझे नहीं पता अंदाजा दुरुस्त है गलत है, कि इमरान का इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उन पर मुकदमे जो है वो ना चले और उनको नाअहल ना किया जाए, और ख़ास तौर पर ये कि उन्हें जेल ना भेजा जाए। ये सारे नक्शे ये कहते हैं कि इमरान का इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही है। और वो इस वक्त जो बातें भी हैं वो जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई राब्ता नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट से जो बात हो सकती है वो भी नहीं बन रही। बिलावल ये बात कहकर इस बात का नक्शा खींचना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है बिलावल का मतलब ये हो कि ये हो रहा है, और वो इस बात से इमरान कराना चाहते हो। अगर ये भी हो रहा है तो कोई खुशी की बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जो मुकदमे इमरान के खिलाफ हैं वो ऐसे मुकदमे हैं कि उन्हें इंसाफ के मुताबिक तय होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इमरान के खिलाफ जाने चाहिए, लेकिन अगर माजी के मुकदमात का जिक्र किया जाए, हवाला दिया जाए, तो बहुत सी बातें सादिको अमीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम उसके लिए। देखिए जनाब, सिर्फ तोशाखाना के केस में कहाँ गई सदाकत, कहाँ गई अमानत? दो ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना आप, सादिको अमीन का यही मतलब देते हैं आप आमतौर पर, निसार शाकर ने यही दिया था। तो कहाँ गई वो चीजें? कि बहुत सी चीजें हैं जिससे इमरान डर रहे हैं, और इमरान इससे खौफ भी करते हैं, और उनकी पार्टी को भी अंदाजा है कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। बहरहाल अल्लाह करे कि बिलावल का खौफ सिर्फ धमकी हो और कोई ऐसी अमली तौर पर ऐसी सूरत पैदा ना हो। ठीक, कमर चीमा साहब क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जो है वो रियल सेंस में बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब अवाम के बंदे के सामने, सियासतदानों के खास सामने तौर पे सामने जब इतनी बड़ी पब्लिक आती है तो वो फिर वैसी बातें कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी पार्टी का एक राय है कि वो नॉर्मली वो विक्टिमाइजेशन, अपने अपोजिशन के लोगों को जेल में डालना वो नहीं करते। ये दे डोंट डू इट। उनसे करवा ना लिया जाए या जिस तरह केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। दूसरा, उनको पता है इमरान खान ने आना तो है ही कोई नहीं है, और क्या फ़र्क पड़ता है इमरान खान के आने से, आए या ना आए उनको पता है बस ठीक है हम अपनी हुकूमत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौजें लगी हुई हैं, वो पूरी दुनिया घूमते फिरते हैं, और पार्लियामेंट में आके उन्होंने कभी बताया ही नहीं है कि वो जो पूरी दुनिया में ट्रिप्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। कभी आप बताएं जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया हो कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है? कोई कुछ पता ही नहीं है। सो इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म बिल्कुल जरूर करें, और वो जो ये बातें कर रहे हैं वो दैट इज जस्ट फॉर पब्लिक आई वॉश है, वो बस ठीक है। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान रोज आके अपने और लोगों के सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी को ललकारते हैं, जरदारी साहब को बुरा भला कहते हैं। तो बिलावल ने कुछ ऐसा तो कहना है जिससे एटलीस्ट उनको पता लगे, जी आवाम को पता लगे, कि जेलों को पता लगे हमारा लीडर जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा लीडर ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो पहले तो बिलावल साहब खुद आके पार्लियामेंट में हमें बताएं कि इतने बड़े बड़े फॉरेन ये जो ट्रिप्स कर रहे हैं, जिसको अमेरिका में उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपनी जेब से करता हूँ ये ट्रिप्स, ठीक है अच्छी बात है, करें, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। अमीर बंदे हैं, अगर कर भी लेंगे पाकिस्तान के लिए अपनी पॉकेट से कोई टिकट्स लगा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बताएं भाई, स्टेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बताएं। इमरान खान को तो आप सियासत, वो लोग हैं सियासत के मैदानों में आप कर लेंगे, अभी तो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद अपनी सीवी तैयार कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एंड वो चाहते हैं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मटेरियल एक्सेप्ट किए जाएं अगले इलेक्शंस में, अगले साल के इलेक्शंस में। सो इमरान खान साहब को तो मेरा नहीं ख्याल दैट ही वाज डूइंग इट इन अ रियल सेंस, दैट वाज जस्ट फॉर द पब्लिक आई वॉश के लिए था। लेकिन द रियल थिंग इज कि वो पार्लियामेंट में आके हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या सिचुएशन है, या कि वो पूरी दुनिया में जहाँ पे जाते हैं, सुना है कि वो अभी तक सिर्फ फ्लड्स के पैसे मांग रहे हैं और उसमें कितनी कामयाबी हुई है। सो द नेशन मस्ट नो। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब अपने कद से ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। हुकूमत में आके इस तरह की बातें हर कोई करता है, उसको शायद ये अंदाजा नहीं होता कि उसने अपोजिशन में भी जाना होता है। जिस तरह इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि मैं इन लोगों को NRO नहीं दूंगा,
उन लोगों को एनआरओ मिल भी गया और इमरान खान साहब की हुकूमत भी खत्म हो गई। तो ये इनको पता होना चाहिए कि हुकूमत के ये खुद मालिक नहीं होते, इनको पीछे से कोई ना कोई चला रहा होता है। हुकूमत तो हमारे मुल्क में कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होती। आपने इमरान खान साहब के भी बयान सुने कि मुझे ये नहीं करने दिया गया, इस बात का तो मुझे पता भी नहीं होता था। कई केसेस ऐसे हुए जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाजमी बात है, जो पॉपुलर लीडर होता है वो ना जेल जाने से डरता है ना किसी और चीज से डरता है। जो डरते हैं वो भाग जाते हैं मुल्क से। जो मुल्क में मौजूद रहता है वही बड़ा लीडर होता है और हर चीज फेस करता है। और इमरान खान साहब ने देखा कि उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद रैलियां की और उनके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो डरने वाली बात हो रही है वो ऐसी बात मुझे कोई नजर नहीं आती। दूसरी ये जो सादिक और अमीन तोशा खाना पे बात आ जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तोशा खाना से पूरी दुनिया ने जितनी हुकूमतें आई तोहफे लिए, उनको बेचे। बल्कि तोहफे खाने का एक असूल है कि अगर आप अपना तोहफा नहीं लेते तो एक साल बाद तोशा खाना भी उसको बेच देता है। तो अगर इमरान खान साहब ने एक तोहफा खरीद के उसकी आइन और कानून के मुताबिक कीमत अदा करके उसको बेच दिया तो इसमें कौन सा सादिक और अमीन ना होने वाली बात होगी? ये कोई करप्शन नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो आप उसको अदालत में ले जाएं। ये तो सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है कि खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी गई, यानी कि उसमें इस्लामी टच भी दिया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या चीजें तोहफे में मिलती हैं और सबको मिलती हैं। जितने भी इदारे के लोग बाहर जाते हैं सबको मिलती है। तो मेरे ख्याल से पिछले 20, 25, 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो दे दिया जाए कि किसने किसने तोशे खाने से फायदा उठाया। जरदारी साहब ने तो देखे कि जो गाड़ियां हैं वो तोशा खाना से आप खरीद ही नहीं सकते, वो आपने फॉरेन ऑफिस में जमा करवानी होती है उनके स्क्वाड में। लेकिन उन्होंने वजीर आजम उस वक्त के जो यूसुफ रजा गिलानी थे उनसे चेंज करवाया सारा मेमोरेंडम और उसके बाद वो गाड़ियां घर ले गए। तो मेरे मतलब मुल्क में एक तमाशा बना हुआ है, जो नॉन इश्यूज है उनको इशू बना दिया जाता है। ठीक है, सना मिर्जा क्या कहेंगे? मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले बहुत ही अदब के साथ मैं नसीम साहब से भी और कमर साहब से भी, क्योंकि एक एडिशन इसमें करना चाहूंगी या कहने करेक्ट करना चाहूंगी। इन लोगों ने पिछले अपने जवाब में कोट किया था 20 बिलियन डॉलर्स का कि ये रिजर्व्स खान साहब छोड़ के गए थे। मैं बहुत ही अदब के साथ चाहूंगी कि मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जी जी। इसलिए क्योंकि इस वक्त मईशत का जो हाल है उसके ऊपर ये पॉइंट एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। जब खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी अप्रैल में तो तकरीबन 17+ बिलियन डॉलर्स छोड़ के गए थे, जिसमें से 7 बिलियन डॉलर्स के करीब कमर्शियल बैंकों के पास थे, वो स्टेट बैंक के पास नहीं थे। अब आते हैं 11.3 बिलियन डॉलर्स पे। उसमें से 7 बिलियन डॉलर्स वो थे जो कि सऊदी अरब, चाइना और यूएई ने हमें सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए दिए थे, वो इस्तेमाल के लिए नहीं थे। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स खान साहब छोड़ के गए थे। अगर मैं कमर्शियल बैंकों के भी साथ इसमें मिला लूं तो वो 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं बनते। और मैंने वही कोट किया था कि 10 से 11 बिलियन डॉलर्स खान साहब छोड़ के गए थे और प्रैक्टिकली 4 बिलियन डॉलर छोड़ के गए थे। लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री देखें पिछले 10-15 सालों में तो हमारे पास 8-10 बिलियन डॉलर से ज्यादा कभी रिजर्व्स नहीं होते हैं। तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी। दूसरी बात, आपके सवाल पे मैं आती हूँ। देखिए, बिलावल साहब के स्टेटमेंट को मैं इसलिए हल्का नहीं लूंगी कि ये चलते चलते ऐसी बात कर देते हैं जो आने वाले दिनों में जाहिर हो जाती है। इन्होंने बहुत दिनों पहले नहीं बल्कि थोड़ा ही टाइम पहले अदालतों के हवाले से बात की थी कि सहूलतकार अभी सिस्टम में मौजूद है और आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट्स जो है उनके ऊपर अब क्रिटिसिज्म किया जा रहा है फैसलों के हवाले से। अगर बिलावल साहब ये बातें कह रहे हैं और दूसरी जानिब खान साहब भी 2 रोज के अंदर ही टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के शोशे की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कल के जी जो 8-10 माह का जो टाइम है ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमें और टाइम चाहिए। यानी कि वो मुखातिब हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि जी अगर ये मामलात आपने हमसे ठीक करवाने हैं तो हमें और टाइम दें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में खान साहब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है खान साहब को इस वक्त बहुत सोच समझ के अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए। आया वो पार्लियामेंट में वापस आके बैठे, अगले इलेक्शन की बात करें या फिर इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की निगोशिएशन करें या फिर पंजाब असेंबली को डिसॉल्व या केपी असेंबली को डिसॉल्व करने की बात करें। लेकिन उनको ये देखना होगा कि उनके फायदे का क्या सौदा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि खान साहब जज्बात में आके कोई स्टेप उठाएं और उसके रिपरकशंस ये हो कि वो सिस्टम से ही आउट हो जाएं या फिर शहबाज शरीफ साहब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की सूरत में एक्सटेंड करें। लेकिन ये तमाम पॉसिबिलिटीज उस सूरत में होंगी जब खान साहब को जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो उनको सेन एडवाइस दें बजाय इसके कि उनको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें।
ठीक। अच्छा सना, यहाँ पर ये भी सवाल करना चाहूँगी, माशी सूरत हाल की बहुत ज़्यादा हमारा जो मौजू है वो ज़ेर बहस भी रहता है और सूरत हाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। डिफ़ॉल्ट तो मुल्क नहीं हो रहा, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने वाज़ह कर दिया, लेकिन ये जो माली इमरजेंसी की बातें गर्दिश कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? मैं आपका सवाल नहीं सुन सकी, दोबारा कहिएगा। माली इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? इसकी पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है। देखिए इस वक्त इस मुल्क में दो इमरजेंसीज की बड़ी जरूरत है, एक इकोनॉमिक इमरजेंसी और एक सिक्योरिटी इमरजेंसी। सिक्योरिटी इमरजेंसी पे मैंने गुज़िश्ता रोज भी बात की थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये इंसिडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक इमरजेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने IMF के साथ अपना नवा राउंड कामयाब नहीं किया, हमने अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने फॉरेन रिजर्व्स को स्टेबल नहीं किया और इसी तरह के हमने मुख्तलिफ स्टेप्स नहीं लिए, तो हम कोलैप्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मीर साहब ने भी कोट किया, बाकी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने भी इस पे पार्टिसिपेट किया कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरह चाइना है उसका स्टेक CPEC है, जिस तरीके से सऊदी अरब के स्टेक्स हैं, इसी तरीके से इन दोस्त ममालिक के जो स्टेक्स हैं, ये किसी सूरत हमें डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन खुदारा हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि वो इन इश्यूज को प्रायोरिटी के साथ एड्रेस करें। ठीक है जी। नसीम साहब। जी, सना ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं उनकी नॉलेज का मतलब बिल्कुल उन्होंने 17 पे जिस तरह बात की है, लेकिन देखिए उस वक्त $17 बिलियन मौजूद थे। बेशक कमर्शियल बैंक्स के पास थे या आपके पास दूसरे मुल्कों के पैसे मौजूद थे, लेकिन अगर आज की जो आप देखेंगे कि $7 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद है, उसको आप किस तरह बाइसेक्ट करेंगी कि उसमें से कितने पैसे किसके और किस तरह बाकी मामला चलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मईशत की जो असल रीढ़ की हड्डी वाली बात थी कि मईशत इमरान खान के दौर में बेहतरी की तरफ जा रही थी, और उसके बाद जब इस हुकूमत ने हुकूमत संभाली है तो उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ गए, बल्कि मुस्तकिल जाते चले जा रहे हैं। हालांकि आपने बड़े एक्सपर्ट इसहाक़ डार साहब को भी लंदन से बुला लिया, लेकिन उनसे भी संभाले नहीं जा रहे। कहने का मकसद ये था। ठीक। तो नाज़रीन, यही बात हो रही थी, हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। माशी सूरत हाल मुल्क की कुछ बेहतर नहीं है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो भी जाती है तो क्या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो आगे बढ़कर आएंगे और हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे? और अगर कहना यहाँ पर ये भी चाहूँगी कि अगर ऐसा ना हो और माशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में मुकम्मल तौर पर आ जाए तो क्या ही बेहतर होगा। इसी के साथ ही सना करीम को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।